बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 जो है इसमें हमारा जो है मॉडर्न फिजिक्स का इसमें मेन टॉपिक एक ही है और वो है एक्सरेज। एक्सरेज की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो है वो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल जो है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है और इसके यूजेस से रिलेटेड जो है ये तीन चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में हमने इन्हेंस करनी है। और इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरेज के इंट्रोडक्शन से। एक्सरेज जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं जी के रॉन्टजन, और इसका पूरा नाम था जर्मन फिजिक्स था डब्ल्यू सी रॉन्टजन। इसने एक्सरेज को जो है वो डिस्कवर किया था और हु वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर इट। एक्सरेज बेसिकली जो है वो इनका इंट्रोडक्शन अगर कोई पूछे तो आपने कहना है इट इज द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली रेडिएशंस। और कहते हैं जैसे बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती हैं तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करती हैं। और इसमें जो है वो कहता है कि सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वाली होती हैं। जैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, डायफ्रैक्ट कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। जितने भी फिनोमेना जो है लाइट में होते हैं, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं, वो सारे के सारे जो है फिनोमेना एक्स रेज में भी होते हैं। जैसे आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, उसमें आप कहते थे लाइक अदर वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक्स रेज जो है वो पोजेस ऑल प्रॉपर्टीज जो है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती हैं। एक्सरेज जो है इसमें नेक्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, एक्सरेज कैन नॉट प्रोड्यूस यूजिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हमने लास्ट अभी पढ़ा है। हाइड्रोजन में हमें पता है हम तीन तरह की ही जो है वहाँ से रेडिएशन जो है वहाँ से प्रोड्यूस हाइड्रोजन से हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी हैं, कौन कौन सी लाइट वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। विजिबल लाइट प्रोड्यूस हो सकती है यूजिंग हाइड्रोजन जो है। इसमें हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो आता था लाइन स्पेक्ट्रम जो है। लेकिन इसमें जो है वो कहता है हाइड्रोजन से जो हम एक्स रेज यानी हाई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जो कि एक्स रेज जो है बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें एक्सरेज प्रोड्यूस करना है तो हमें जो है वो कोई ऐसे मेटल चाहिए, ऐसा टारगेट चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, हाई एटॉमिक नंबर हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। ये दो पॉइंट जो है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में लाजमी होने चाहिए। और ऐसा क्यों है जी, ये जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हाई एटॉमिक नंबर। हाई जितना एटॉमिक नंबर हाई होगा उतना एनर्जी शेल्स में गैप ज्यादा होगा। एनर्जी शेल्स में गैप ज्यादा होगा तो जाहिर है जब ट्रांजिशन होगी तो ट्रांजिशन से जो है वो हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां से मिलेंगी। सो इसलिए जो है वो हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। उससे जो है वो हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक्सरेज में जो टारगेट मेटल होती है उसका हाई एटॉमिक नंबर होता है। सेकेंडली है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होना चाहिए, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है हम रॉन्डन ट्यूब की पढ़ेंगे, वहां पर मैं इसका पॉइंट बताता हूँ कि वाई जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑफ टारगेट मेटल शुड बी वेरी हाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कहता है जो कि आती है हमारे टारगेट से, उसमें जो है वो कहता है इसका जो वेवलेंथ है वो आमतौर पे इज द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर कोई पूछे, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, द वेवलेंथ ऑफ एक्स इज द ऑर्डर ऑफ, तो आंसर इज 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो एक्स रेज इज द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें जो है जी हमारे पास एन एक्स रेज जो है वो कहता है जी कि रेडिएशन पेनिट्रेटिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसकी जो रेंज होती है, आप देखें ना, हम कहते हैं एक्स रेज इज द ऑर्डर ऑफ, उसकी जो वेवलेंथ है इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इनकी रेंज होती है, यानी कि वेवलेंथ की रेंज जो है वो 10⁻⁹ से, यूजली जो टिपिकल वेव्स होती हैं 10⁻11 मीटर। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻15 से लेकर 3 × 10⁻18 जो है वो हर्ट्ज तक हो सकती है। आमतौर पर जो है इनकी ज़ाहिर है आप इसमें दो चीज़ें, जो रेंज है वो हम कहते हैं, जैसे देखो इनकी 10⁻⁻9 से लेकर ये अप टू 10⁻⁻13 तक -12 मीटर तक भी हो सकती हैं। ये इनकी रेंज है इसका ऑर्डर ऑफ अगर देखें तो। इसमें ये वाला जो है इसको हम कहते हैं जो कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है,
तो इसका मतलब है कि एनर्जी कम होगी एक्सरेज की, इसको हम कहते हैं ये इस एक्सरेज को सॉफ्ट एक्सरेज, इस सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है। और जो जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगी, इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम कहते हैं हार्ड एक्सरेज, इनको हम कहते हैं हार्ड एक्सरेज। यूजली मेडिकल जो साइंस है उसमें आमतौर पर जो है वो सॉफ्ट एक्सरेज का यूज जो है वो ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी उसमें ज़्यादातर सॉफ्ट एक्सरेज का यूज होता है, जो कि अगर हम हार्ड एक्सरेज यूज करेंगे यानी कि जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम है, तो उससे जो है लिविंग टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें जी हमारे पास जो है वो हार्ड एक्सरेज जो है वो आमतौर पर इंडस्ट्रियल यूज में आती है, इंडस्ट्री में जो है वो हार्ड एक्सरेज का ज़्यादा यूज होता है, और मेडिकल साइंस या इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जो है वो सॉफ्ट एक्सरेज का ज़्यादा यूज होता है। और इसमें जो है वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10^15 3 × 10^15 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10^18 हर्ट्ज तक होती है, और एनर्जी जो है वो 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनकी एनर्जी की रेंज होती है। सो ये वाले जो इम्पोर्टेंट सिंपल जो इन्फॉर्मेशन बेसिक पॉइंट्स हैं इनको आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की हम बात करेंगे, और इसमें जो है वो हम गीस को कहते हैं कूलिश ट्यूब, जिससे हम आमतौर पर जो है वो एक्सरेज जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो हमारे पास मेन मेन इसकी कंस्ट्रक्शन की हमारे पास बात करें तो इसमें जो कूलिश ट्यूब में जो है वो सबसे पहले है फिलामेंट, फिलामेंट जो है इसके साथ है कैथोड। जब फिलामेंट जो है वो कैथोड को हीट अप करेगा और हीटिंग से जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, जो कि थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस होते हैं, थर्मल एनर्जी से, यानी इनको कहते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स। ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, अच्छा जी, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम कहते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स, जो कि थर्मल एनर्जी से यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इनके ऊपर जो है वो हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई की जाती है इनको एक्सेलरेट करवाने के लिए, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और ये सीधा जाकर टारगेट मेटल से हिट कर जाएंगे। और इनमें जो है वो पोटेंशियल जो इनको दिया जाता है वो कितना, अप्रोक्सीमेटली 100, जो टिपिकल कूलेज ट्यूब होती है वो 100 किलो वोल्ट के अराउंड बोर्ड जो है उनको पोटेंशियल आमतौर पर प्रोवाइड किया जाता है। इतने पोटेंशियल से जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेंगे और जाके टारगेट मेटल से हिट करेंगे। जो ही वो टारगेट मेटल से हिट करेंगे वहां से एक्सरेज जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या जो निकलने वाली एक्सरेज हैं वो सारी एक ही वेवलेंथ की होती हैं? ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट जो है वो जो कि इनकी रेंज होती है वेवलेंथ की, जैसे मैंने कहा वो 10⁻⁹ से 10⁻12 13 मीटर तक हो सकती है। तो इनमें जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो एक्सरेज हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ इसको कूलिश ट्यूब भी इसीलिए कहते हैं, जो कि इसके साथ कूलिंग लिक्विड या कूलिंग कोई ना कोई सिस्टम लगाया जाता है ताकि टारगेट मैटर को ठंडा रखा जा सके। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आके टारगेट मैटर से कोलाइड करते हो तो उनमें जो है वो कोलाइड करने के बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सरेज है, इलेक्ट्रॉन है, यही कन्वर्ट हो रही है ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनटू एक्सरेज या हाई एनर्जी एक्सरेज किसी ना किसी तरह से। सो इसमें याद रखना है कि ओनली जो है वो हाउ मच एनर्जी जनरेटेड एक्चुअली यूटिलाइज ऑफ टेकिंग ऑफ एक्सरेज जो है, तो आंसर इज 1%। तो याद रखना है कि ओनली 1 से लेकर 2% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है, 1 से 2% मतलब लेस देन 2% जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है विल कन्वर्ट इनटू एक्सरेज। ओनली 1 से लेकर 2% जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स विल कन्वर्ट इनटू एक्सरेज। बाकी तकरीबन 99% जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। इट मींस कि इसको मुसलसल जो है वो हमें ठंडा रखना पड़ेगा टारगेट मैटर को, अदरवाइज जो है वो मेल्ट कर देगी। यही वजह थी कि हमने कहा था कोई हमें ऐसा टारगेट चाहिए जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो और हाई जो है उसका एटॉमिक नंबर हो। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास जो नोड है ज़ाहिर है वो कहता है जी इंक्लाइन बाय इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जो है जो ही आगे टारगेट मेटल हिट करती हैं तो वहाँ से कहता है जी कि द ट्यूब हैज़ ए लेड विंडो शीट विद अ स्मॉल विंडो होल टू अलाउ द पैसेज ऑफ एक्सरेज बीम जो है, तो उसमें
कहते हैं जी एक छोटा सा होल रखा जाता है ताकि वो सीधी जाके मेटल से टकरा के वहां से बाहर निकल सके, जहाँ से स्केप होती है ताकि वो एक्सरे जो है वो ज़्यादा स्कैटर ना करें डिफरेंट डायरेक्शन में। अदरवाइज जो है वो जो उस एक्सरे रूम में या जहाँ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हो रही है तो वहाँ पर जो पर्सन होंगे वो डेंजर में आ सकते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी एक्सरेज जो होती हैं दे कैन जो है वो डैमेज लिविंग सेल्स, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसमें थर्मियोनिक एमिशन को आपने याद रखना है, और कहते हैं जी कि एक्स रेज जो है वो जिस तरह से एक्सेलरेट करती हैं बाय पोटेंशियल, जो है ये आपने इसमें मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि 1% अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कन्वर्ट हो पाती है किसमें, एक्स रेज में। अच्छा, अब ना एक्स रेज का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है, साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि उन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर कर लिया और उन्होंने जो है वो उसका सिर्फ एक पार्ट स्टडी किया और बाकी दूसरा पार्ट जो है वो बाद में रिसर्च के बाद सामने आया। वो कौन कौन से हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो साइंटिस्ट को पहले समझ आई कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स, क्योंकि उनको लगा कि ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस जो है वो कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती हैं? लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती हैं। It is because these X-rays are the result of electron jump from orbit to inner orbit, hence इसको हम कहते हैं discrete energy as produce करती हैं, और इसी को हम कहते हैं inner shell transition. So characteristics X-rays जो हैं ये basically produce होती हैं by inner shell transition. तो दो तरह की जो मेन एक्सरेज हैं इसमें पहली जो है वो कौन सी है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो इज प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल ट्रांजिशन। ये आपने एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है इट प्रोड्यूसेस बाय इनर शेल ट्रांजिशन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी इसमें जो इनर शेल ट्रांजिशन है ये क्या होती है बेसिकली? इनर शेल ट्रांजिशन में होता ये है कि जो अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने जंप करना है जो है वो एक हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में, तो वहां से एक्सरेज एमिट होंगे। लेकिन जंप क्यों करेगा? देखें जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो ज़ाहिर है मेटल या टारगेट मेटल जो है उसमें हाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर है ना, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में उसके ना आमतौर पर शेल्स होते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास शेल्स हैं। अब होता ये है कि यहाँ पर लेट से कि हर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है लेट से के एल एम एन ओ पी जो है वहाँ से वो उसके राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। अब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जो कि हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है, वो आके किसी भी शेल के किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर नॉकआउट करता है, फॉर एग्जांपल वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को वहां से नॉकआउट करवा देता है फॉर एग्जांपल, जब वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को वहां से नॉकआउट करवा देगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा। होल स्टैंड्स फॉर वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन ने उसको एनर्जी ट्रांसफर की। जो ही इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी और मोमेंटम, तो एनर्जी लेके वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएगा, तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब इस होल को फिल करने के लिए सपोज करें कि के शेल में एक होल प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो एल शेल से आ सकता है, या एम शेल से नीचे आ सकता है, या एन जो है वो इसी तरह से एन शेल से नीचे आ सकता है। अगर एल से नीचे आएगा उसको कहेंगे के अल्फा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। अगर वो एन से आता है तो उसको हम कहेंगे ये के बीटा एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। अगर जो है वो एन से आता है उसे हम कहेंगे के गैमा। ये आपके पास जो है वो के सीरीज आ गई, इनर शेल ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पर। अब जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो के में आ जाएगा तो वहां भी तो एक वैकेंसी खाली हो जाएगी। इसको फिल करने के लिए ज़ाहिर है एम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? एल सीरीज। ठीक है जी। और या फिर जो है वो यहाँ अगर एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो गया उसको एन से जो है वो जो है फिल करने के लिए आ सकता है। जो टंगस्टन टारगेट मेटल होती है उसमें आमतौर पर हमारे पास दो ही सीरीज होती हैं, के सीरीज और एल सीरीज। उसके बाद असल में क्या होता है, जो जो ऊपर जाते जाते हैं एनर्जी शेल्स में गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्योंकि एनर्जी शेल्स में गैप कम होता है तो वहां से प्रोड्यूस होने वाली फिर जो रेडिएशन है वो एक्सरे रीजन में फॉल नहीं करती।
इसीलिए जो है वो आमतौर पर टंगस्टन जो है उस केस में हमारे पास दो ही सीरीज आती हैं, के अल्फा के सीरीज और एल सीरीज। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल, बट नॉट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कैथोड बिटवीन द टारगेट कैथोड एंड टारगेट। याद रखना है पहली बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा जी, इसमें जो है ओवरऑल मटेरियल हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, वो टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड करती हैं, बट नॉट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस जो है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है इंटेंसिटी और वेवलेंथ की, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ना आपने सीक्वेंस भी इसको याद रखना है। ये आपकी बुक वाली डायग्राम है, जो बुक में आपकी ये वाली डायग्राम बनी हुई है, ये बुक वाली डायग्राम है। अच्छा, इसमें देखो कि अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअस लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन जो है ये कंटिन्यूअस एक्सरेज को रिप्रेजेंट करती है, और जो पीक है बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, इसमें जो है वो जो ये वाला जो पॉइंट है ये लैम्डा मिनिमम कहलाता है। इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, यानी कि एक्स रेज की मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम से मिनिमम वेवलेंथ, इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं, इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ होती है, इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। ये कट ऑफ वेवलेंथ है। ठीक हो गया। अच्छा, कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब मिनिमम से मिनिमम जो है वो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है एमिट होने वाली, वो उसकी हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ वेवलेंथ है। अच्छा, इसमें ये जो पीक्स आपको नजर आ रही हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज को डिपेंड कर रही हैं, सॉरी रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो कंटिन्यूस लाइंस है वो कंटिन्यूस एक्स रेज को डिपेंड कर रही है। अगर आप गौर करो तो ये एल सीरीज यहाँ लाई कर रही है, और जो के सीरीज है वो यहाँ लाई कर रही है। अगर इनकी आप तरतीब देखें तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो आपकी किसकी है, के अल्फा की। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो के अल्फा की होगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आप देखें के अल्फा इधर है, के बीटा इधर है, तो के गैमा कहीं इधर होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो के गैमा की होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी के गैमा की होगी, क्योंकि वो आप देखें उसका शेल का डिफरेंस यहाँ से यहाँ पर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनर्जी के गैमा की होगी टंगस्टन मेटल के, मैं कह रहा हूँ। और सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी है वो के अल्फा के आमतौर पर होती है। इनकी तरतीब भी याद रखनी है। देखें एल अल्फा, उसके बाद एल बीटा, एल गैमा, के अल्फा, के बीटा और के गैमा। ठीक है जी। और एक और चीज यहाँ पे देखें, अगर हमें कोई कहे कि इनकी एनर्जी की इक्वेशन लिखो, अगर कोई हमें कहे इनकी एनर्जी की इक्वेशन लिखो, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एच एफ इज इक्वल टू ई एन माइनस ई के। तो अब ये भी क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस आमतौर पर एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं, इसको आपने याद करना है। देखिए कैसे, अगर को मुझे कहता है के गैमा के लिए लिखें, तो के गैमा की ट्रांजिशन हुई है एन से के में, तो मैं लिखूंगा कि एच एफ के गैमा, एच एफ जो है वो के गैमा, अब उसकी ट्रांजिशन कहाँ से हुई है, एन से के में, तो मैं लिखूंगा ई एन माइनस ई के, यानी एन से के में ट्रांजिशन हुई है। अगर कोई मुझे कहता है जी कि आप के बीटा का लिखें, तो मैं लिखूंगा एच एफ के बीटा, उसकी ट्रांजिशन कहाँ से हुई होगी, एम से के में। अगर कोई मुझे कहता है के अल्फा लिखो, तो उसकी ट्रांजिशन एल से के हुई है। इसी तरह से आप एल अल्फा एल बीटा के लिए भी आमतौर पर एनर्जी की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, इस तरह से लिखते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस को लास्ट पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि इनकी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। तो के अल्फा, के बीटा, के गैमा, इनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स रहेंगी। ये टारगेट मेटल जब तक आप चेंज नहीं करते तब तक इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। सो और जब भी हम टंगस्टन मेटल जो है उसको हम टारगेट बनाएंगे
के अल्फा, के बीटा, के गामा की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेंगी। जब तक आप टारगेट मेटल चेंज नहीं करते, इनकी वैल्यूज चूंकि स्पेसिफिक होती हैं, फिक्स रहती हैं, इस वजह से इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का नाम देते हैं, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द टारगेट मटेरियल यूज। इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि दे हैव डिस्कवर्ड द एक्सरेज, और जब उन्होंने सोचा कि ये जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, चूंकि ये जो है वो इनकी वैल्यूज जो हैं वो फिक्स होती हैं, तो दे उनकी ना जो स्पेक्ट्रम आएगा वो डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। लाइक उनका जो डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम उनका जो एक्सपेक्टेड था वो इस तरह का उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर हम एक्सरेज की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम उनके पास आएगा। लेट से उसमें जो है वो एल अल्फा, एल बीटा, ठीक है जी, एल गैमा, इस तरह से उन्होंने सोचा हुआ था कि इस तरह से हो सकता है कि उनका जो है इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगी, डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, जो कि हर एक की के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा की वैल्यूज क्या हैं वो फिक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका कर्व जो है वो हकीकत से दूर इस तरह का आया, यानी उसमें कंटिन्यूस लाइन भी थी। कंटिन्यूस लाइन होने की वजह से साइंटिस्ट को पता चला कि इसमें दो तरह की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और दूसरी कंटिन्यूस एक्सरेज। तो उन्होंने देखा कि वहाँ कंटिन्यूस एक्सरेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। अब उसको जो है वो कंटिन्यूस एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं, वो ड्यू टू द एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं ब्रैम-स्टॉलिंग इफेक्ट। तो in a continuous spectrum X-rays कह रहा है जी minimum wavelength or maximum frequency beyond no rays are emitted, इसको हम and their intensities intermix such that no definite separate line can be drawn between the two wavelengths, और इसको हम कहते हैं continuous। तो फिर continuous line बनती है ये वाली सारी की सारी। और कहते हैं स्पेक्ट्रम डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो कंटिन्यूस एक्सरेज हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती हैं, यानी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं। जितनी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हाई रखेंगे तो उतनी लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जो है वो और कम हो जाएगी, मतलब हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम डिपेंड किस पे कैरी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द एक्सरे जो है। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग जो है वे। अच्छा, अब इसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो एक तो ये था कि एक्सरे जो है बेसिकली उसमें क्या होती है, इनर शेल ट्रांजिशन। जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जाके किसी भी टारगेट मेटल के इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल से रिमूव कर देगा तो वहाँ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगी। वो वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको फिल करने के लिए अब जो है वो इनर शेल ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है। एक और ये केस हो सकता है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन बजाय किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के, अब देखिए ना 99.9% जो है वो कंसंट्रेटेड मास जो है एटम का कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, सही ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर बजाय किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के, उसके इंटरेक्शन में आने के, सीधा जाके किसकी इंटरेक्शन में आ जाता है, न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में आ जाता है। अगर वो सीधा जाके न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में आ जाएगा तो न्यूक्लियस में वो एंटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस में एंटर होने के लिए आपने पढ़ा हुआ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इसकी वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डज नॉट रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर इसकी स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो फिर ये न्यूक्लियस में एंटर हो सकता है, क्योंकि इसकी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी इसकी जो स्पीड है। इसका मतलब है कि जो ही वो न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में आगे इसमें एंटर तो नहीं हो सकता, तो वो फिर स्ट्रॉन्गली क्या होगा, डी एक्सेलरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में आता है तो स्ट्रॉन्गली डी एक्सेलरेट होगा। अब जब स्ट्रॉन्गली डी एक्सेलरेट होगा, हमें पता है एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ से हमें ये देखें, इनमें काइनेटिक एनर्जी थी, इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी थी, और जब वो स्ट्रॉन्गली डी एक्सेलरेट होगा तो यही काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक्सरेज में। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली डी एक्सेलरेट हो रहा है, इस वजह से वो कंटिन्यूस वेवलेंथ के साथ जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज प्रोड्यूस करता जाएगा, इसीलिए जो उसका स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, और इनको हम कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। इस जो है जो ये फिनोमेना है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रैम-स्टॉलिंग। इस वजह से इसको हम ब्रैम-स्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, एक्सरेज में, जब वो टारगेट मेटल के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ
इंटरेक्शन की बजाय डायरेक्टली न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में आता है तो स्ट्रांगली डी एक्सलेट हो जाता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही होती है इसमें जो है वो एक्सरेज में। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 डी मैक्सिमम होल से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसको कह सकते हैं इज इक्वल टू ई वी। ठीक है, ई वी वी एक्सलेटिंग वोल्टेज, जितनी एक्सलेटिंग वोल्टेज ज्यादा रखेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ज़्यादा उतनी हाई एनर्जी जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। और इसको हम नाम दे देते हैं ब्रेमस्टॉल इफेक्ट का, और इसको कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। और कहते हैं दिस इवेंट इज कॉल्ड ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट, जो है ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट, और इसको इफेक्ट कहते हैं, और साथ इसको हम कह देते हैं या ब्रेकिंग रेडिएशन का भी नाम देते हैं। और चूंकि एफ एक्स मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी ओवर एच, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम जो है वो लैम्डा मिनिमम भी कह सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा जी, वो आपके पास जो है वो एच सी ओवर ई बी के इक्वल होगा आमतौर पर। तो इसमें कहता है जी कि वो टारगेट मेटल जो है, अच्छा यहाँ पर ई ओवर एच जो है, अगर हम इसमें दो शॉर्टकट आपने याद रखना है। अगर ई को हम एच के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास जो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा वो 0.24 इंटू 10⁻15 आ जाएगा। ठीक है, इंटू वी वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट यहाँ हम पहले भी सीख चुके हैं, एच सी ओवर ई जो है, अगर हम इसको डिवाइड कर लें एच सी ओवर ई को, तो हमारे पास आंसर जो आता था 12400 इंटू 10⁻10, तो एंगस्ट्रॉम में आंसर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें हमें जो है वो अगर फाइंड करना हो, सपोज करें आमतौर पर ना हमें पोटेंशियल गिवन होता है। ठीक है, हमें आमतौर पर जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी और आपने जो है वहाँ से वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज जो है वो फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपको गिवन है, आपसे कहा जाए कि अगर ना पोटेंशियल जो है वो 1.124 लेट से कह देते हैं किलो वोल्ट हो, 124 किलो वोल्ट हो, तो ये बताएं कि एक्सरेज जो हैं वो कितनी इंटेंसिटी, सॉरी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो आप देखें कि आप डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करोगे, आप कहोगे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट 12400 और नीचे कह रहा है 124 किलो वोल्ट, तो 124 इंटू किलो मीन 10⁻3 इंटू एंगस्ट्रॉम क्या है 10⁻, क्या होता है -10। तो अब यहाँ से देखें ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है जी, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ की जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। इसका रिवर्स भी आ सकता है, आपको लैम्डा मिनिमम इस वैल्यू हो सकता है गिवन हो जी ये आपका 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो बताएं कितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की, तो वोल्टेज वहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट याद रखना है, यहाँ पर एच सी ओवर वी सिर्फ ये फॉर्मूला है 12400 एंगस्ट्रॉम ओवर वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करें यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। और समटाइम्स अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो जस्ट आपको वोल्टेज गिवन हो, वोल्टेज से इसको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी इसमें इस आगे बहुत इजी है, आगे लेट्स आपने जो है वो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल, लैम्डा मिनिमम जो है ये डिपेंड किस पे करती है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर। सो लैम्डा मिनिमम जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से दैट के वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा मिनिमम जो है उसके। तो जितना आप काइनेटिक एनर्जी हाई रखेंगे उतना जो है वो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू और कम होती जाएगी। तो काटा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, जो कि लैम्डा मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो काटा वेवलेंथ यानी लैम्डा मिनिमम आप कह सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो लैम्डा मिनिमम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी आप हाई रखोगे उतनी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हाई रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, उतना लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कम हो जाएगी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस के भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, और इसमें जो है वो इसके बाद अगर ये कर्व भी आपने याद रखना है, आमतौर पर जो है वो
टेस्ट में ये कर्व भी आ रहे होते हैं। और एफ एफ मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होता है, जबकि लैम्डा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन वोल्टेज होता है। और फॉर डिफरेंट वोल्टेज के लिए देखें, जो ही वोल्टेज बढ़ाते हो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू और कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज जो है वो जस्ट आपने याद रखनी है, इनकी वेवलेंथ की रेंज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें इसकी जो है वो इसमें एक्सरेज जो है जैसे ऑर्डर मैंने कहा वो 10⁻10 होता है। दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन जो है, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है। कहते हैं कि ये जो सॉफ्ट एक्सरेज हम आमतौर पर यूज करते हैं और दे कैन पेनिट्रेट सच एज फ्लैश, यानी गोश्त में से हार्ड एक्सेस पेनिट्रेट मच मोर सॉलिड मैटर जो है उसमें पेनिट्रेट कर सकती हैं। एक्सरेज इफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट को ये इफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इसमें आई नॉट ओरिजिनल इंटेंसिटी है और इसमें ई की पावर एक्स जो है ये डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। और यू जो है अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस होता है। सो व्हेन द इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस दे गेट अब्जॉर्ब्ड एंड अब्जॉर्प्शन बाय अ फैक्टर जो है इज गिवन बाय दिस वन। तो इसमें जो है वो कभी कभार इससे रिलेटेड, इस रिलेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने कहना आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर क्या होता है माइनस म्यू एक्स। और तो ये जस्ट रिलेशन याद रखना है कि ये अब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है, इसमें म्यू क्या है अब्जॉर्प्शन फैक्टर, ये मेटल टू मेटल सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। एक्स जो है वो डिस्टेंस कवर होगा, ई एक्सपोनेंशियल बेसिकली फंक्शन है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एक्सरेज में, जस्ट ये भी एक नजर हमने रिवाइज करते हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। एक्सरेज कॉज डैमेज टू लिविंग टिश्यूज, एक्सरेज यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरस सेल। दोनों एक सॉफ्ट एक्सरेज जो है ये हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। हार्ड एक्सरेज जो है वो कैन बी डेंजरस टू लिविंग टिश्यूज जो है। एक्सरेज कैन कॉज कैंसर, यानी कि ये एक तरफ तो हम क्योर करने के लिए यूज करते हैं, दूसरी तरफ ये कैन आल्सो कॉज कैंसर जो है, क्योंकि ये लिविंग टिश्यूज को जो है वो डैमेज करके उसको हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से वो बाद में कैंसर सेल बन जाएगा। एक्सरेज कैन कॉज चेंजेस इन द प्रोडक्टिव सिस्टम, दस डैमेजेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग जो है। फ्रैक्चर स्ट्रक्चर शेडो फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस के तौर पर उसको यूज करते हैं। इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज होता है। हिडन थिंग्स कैन बी लोकेटेड सच एज वेपन्स जो है उसमें यूज होता है। रिसर्च फील्ड में एक्सरेज का डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल बहुत ज़्यादा यूज है। इंडस्ट्रियल यूज में सच एज लोकेट इंटरनल डिफेक्ट ऑफ द पाइप्स वगैरह के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, जिसको हम कैट स्कैन भी कहते हैं। तो कन्वेंशनल एक्सरे जो है उससे हम शेडो से जो ब्लैक एक्सरेज आता था उससे हम जो है वो उसको ट्रीट देख सकते थे, डेप्थ ऑफ जो है वो बोन्स और ऑर्गन्स और वगैरह। लेकिन जो कैट स्कैन है वो चूंकि हमें थ्री डायमेंशनल कलरफुल इमेज दे रहा होता है, वो ज़्यादा डिटेल में हमें जो है वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। इसमें फैन शेप एक्सरे होता है और इसमें जो है वो ये जो है वो सेवरल हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ लाइन जो है वो कहता है ट्यूमर एंड अदर abnormalities much too small to be seen with older टेक्निक कैन बी डिटेक्टेड जो है। तो इसमें जो है हमें फ़ायदा होता है कैट स्कैन में, क्योंकि थ्री डायमेंशनल जो है ये इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा सिस्टम जो स्कैन वाला है, इसमें जैसे ये पेशेंट है तो उसमें जिस भी ऑर्गन का जहाँ पे हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का चाहिए होता है स्कैन, तो ये जो है वो ये वाला फैन शेप जो एक्सरे है उसके राउंड जो है वो पूरा रोटेट करता है। हम कहते हैं विंडविंग हो रही है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके डेंसिटी डिफरेंस की बेस पर इमेज बना देता है। अब बाकी बुक में ये सारा ओवरऑल जो है वो लिखा हुआ है कि फैन शेप इसमें एक्सरे होता है, इट कैन डिटेक्ट द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ 1%। इसी तरह के जो है हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। मतलब ये थ्री डायमेंशनल कलरफुल हमें इमेज देता है और इट कैन डिटेक्ट द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ 1%। कैट स्कैनर्स होता है। और कैट स्कैन जो है वो कहते हैं जी शो ऑफ साइज पोजीशन शेप एंड साइज ऑफ द ट्यूमर जो है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। इस तरह के पॉइंट्स जो है आपने इसमें रिवाइज कर रहे हैं। और इट कैन अलाउ प्रिसाइजली टारगेट ट्रीटमेंट विद हाई एनर्जी ऑफ एक्स-रे एंड गामा रेज। However, it is the worth nothing that a CAT scan involve using X-rays and any exposure to ionizing radiation carries a risk for the patient. तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, वैसे बार बार एक्सरेज नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर एमसी की याद रखना है कि देखिए जिस रूम में एक्सरे हो रहा होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो रेडियोलॉजिस्ट है उसके अलावा किसी को भी वहाँ नहीं आमतौर पर खड़े होते हैं। जो पोर्टेबल होते हैं, जो ओपन आमतौर पर हॉस्पिटल्स में होते हैं,
उसमें जो सेफ डिस्टेंस है वो कितना होता है। ज़ाहिर है लेड कोटेड जो है वो लेड वाले जो उसमें जैकेट्स पहनी चाहिए जो उधर रेडियोलॉजिस्ट पे आमतौर पर बैठे होते हैं, तो या फिर वो सेफ डिस्टेंस अपना रखते हैं। और सेफ डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर होना चाहिए। पेशेंट को वहाँ पर आपने लिटाने के बाद आप वो जो बाकी पर्सन हैं उनका उस एक्सरे मशीन से जो सेफ डिस्टेंस बनता है वो 50 मीटर का सेफ डिस्टेंस है। जो 50 मीटर की रेंज में आ जाएगा वो एक्सरेज एक्सपोजर उस पर हो सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस फॉर नॉर्मल पर्सन जो पेशेंट नहीं है, व्हेन मेंटेन्ड एक्सरेज इज बीइंग टेकन, तो उनका डिस्टेंस जो है आमतौर पर कितना होना चाहिए, 50 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ कैट स्कैन जो है वो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो हमें देता है, एक कलरफुल इमेज देता है। दे कैन डिस्टिंग्विश टिश्यूज विद क्वाइट सिमिलर डेंसिटी जो है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल कैट स्कैन कैन शो अप द साइज, पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ द ट्यूमर। ये ऊपर वही बातें हैं जो यहाँ पर रिवाइज हो रही हैं। ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट जो है वो एक्सरेज। इसको जो है वो जो हमारे पास कैट स्कैन वगैरह उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड, यूजर्स ऑफ एक्सरेज इंफॉर्मेशन बेस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज इंफॉर्मेशन बेस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें से जो है वो कोई भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ सकता है, जैसे लैम्डा मिनिमम किस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। सो ये छोटा, और ये एक मैंने फॉर्मूला जो यहाँ शॉर्टकट बताया इससे रिलेटेड आमतौर पर न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आई होप सो कि इसमें इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मुझे इजाज़त दो बेटा, अल्लाह हाफिज़।